वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस पेपर में कवर करेंगे यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर सेकंड पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि हिंदी स्ट्रीम के बच्चों के लिए होगा जो हिंदी से मास्टर्स करके उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। दिसंबर 2005 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के इसमें क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिसंबर 2005 का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था हिंदी के लिए कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया था पतंजलि के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है सेकेंड नंबर पर, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है गोस्वामी गोकुलनाथ जी की जो है रचना है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 343 में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रिलेटेड आ जाता है, अल्लाह किस ऋतु में गाया गया था। अल्लाह जो है गाया गया था शरद ऋतु में। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। बीसल देव रासो के रचयिता यहाँ पर हो जाते हैं नरपति नाला। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना है। किसकी रचना है ये। तो गारसा दा तासी की ये रचना है। यहाँ पर सी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हो जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो मुंडा भाषा का परिवार माना जाता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। 8th क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, अब इनमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप में नहीं इंक्लूड होते हैं। तो वो कवि जहाँ पर हो जाते हैं रैदास। इनको जो है अष्टछाप में नहीं इंक्लूड किया गया है, जबकि यहाँ पर सूरदास, कुंभनदास और नंददास जो है अष्टछाप के कवियों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पर हो जाता है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। अनुराग बांसुरी यहाँ पर सी यानी कि नूर मोहम्मद की रचना हो जाती है। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। इस तरह से हिंदी का जो आप पेपर देंगे नेट के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको रचनाएं जो है याद कर लेनी है कि किस रचयिता ने किस लेखक ने कौन सी जो है रचना दी है। 10th नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, नैन नाचे कहीं मुस्काए लाला फिर आयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ये जो पंक्ति आपको दी गई है वो किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर पद्माकर जो है करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ जाता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं ये। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। करेक्ट आंसर इसमें से हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 12th क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, शिव शंभु के चिट्ठे किस लेखक के जो है रचना है। तो यहाँ पर शिव के चिट्ठे जो है रचना हो जाती है बाल मुकुंद गुप्त की। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो देश विभाजन के लिए जो उपन्यास लिखा गया है वो यहाँ पर हो जाता है झूठा सच। बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हो जाता है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र हैं। धातुसेन प्रसाद जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। धातुसेन इसमें एक कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को आपको बताना है कि कौन से नाटक का ये पात्र जो है इनमें से है।
डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। स्कंदगुप्त जो यहाँ पर नाटक है उसमें से एक कैरेक्टर ये धातुसेन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा व्रत है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो यात्रा व्रत में आती है? तो चीड़ों पर चांदनी जो है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये एक यात्रा व्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 16, जिनमें से आ जाता है यहाँ पर नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है वो लिखी गई है रविंद्र कालिया के द्वारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें से हो जाता है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय है इसका वो हो जाता है चेन्नई में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति जो है इसका कार्य हो जाता है कि मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ को व्यक्त करना, यानी कि जो मुख्य जो मतलब हिडन मीनिंग है उसको जो है दिखाना, इसका जो है इस शक्ति का कार्य है मेन। डी ऑप्शन करेक्ट है इनमें से। 19th क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक इसमें से देरियादा माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, देरिदा जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ जाता है, काव्य के नैर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो काव्य में ये स्थापना की गई है यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर असर्शन रीजन से। 21st क्वेश्चन इनमें से है जिसमें आपको असर्शन दिया गया है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, ये आपका असर्शन है। इसका रीज़न हो जाता है कि लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इनमें से आपको आंसर्स बताने हैं कि ए सही है यानी कि असर्शन सही हो और रीज़न गलत है, या फिर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, या फिर जो है असर्शन गलत है और रीज़न सही है, या दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है कि दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीज़न इनमें से दोनों ही सही हैं, बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से आ जाता है यहाँ पर 22 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है, असर्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसका जो है रीज़न दिया गया है, कविता की मूल प्रेरणा जो है वेदना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर? तो ये दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का यहाँ पे आता है, जिसमें असर्शन दिया गया है यहाँ पर कि भारतेंदु युगेन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी। इसमें से रीज़न है कि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न इसका गलत हो जाता है, क्योंकि भारतेंदु युगीन जो हिंदी कविता है वो राष्ट्रीय चेतना में अनुप्रमाणित तो थी ही, लेकिन सभी राष्ट्रीय कवि इसमें जो है आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे आता है, जिसमें पूछा जा रहा है, असर्शन दिया गया है कि हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, और इसका रीज़न दिया गया है कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो इनमें से दोनों ही गलत हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है यहाँ पर, जिसमें असर्शन आपको दिया गया है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। इसका रीज़न है कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन तथा स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है?
तो इसके लिए बताया गया है कि जो असर्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग है, लेकिन रीज़न इसका करेक्ट दिया गया है, तो सी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर पे आता है, जिसमें बताया गया है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम जो है बताना है आपको। तो इनका सीरिएशन आपको करना है यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर जैसे ये वर्ड दिए गए हैं तो इनको सीरिएशन में लगाना है हमें ईयर वाइज, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप और हंस ये सारे दिए गए हैं, तो इनको सीरिएशन में लगाने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हो जाता है बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। तो ये जो है सीरिएशन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे आता है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ये उपन्यास आपको दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा सीरिएशन का वो हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले परीक्षा गुरु आता है, फिर कंकाल उपन्यास आएगा, शेखर एक जीवनी फिर आएगा और उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा आ जाता है। तो ये सीरिएशन करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें से सही क्रम आपको बताना है काल क्रमानुसार। तो 28 का आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो आएंगे वो तासी आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से ये नाटक आपको अरेंज करने हैं यहाँ पर, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन सबसे पहले आएगा, उसके बाद लहरों के राजहंस आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर, उसके बाद आधे अधूरे आते हैं, फिर पैर तले जमीन। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें 30th क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताना है आपको। तो सही कहानियों का क्रम इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। ये सही क्रम है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही क्रम इनमें से बताना है। तो आत्मकथा के लिए जो सही क्रम इसमें से हो जाता है वो यहाँ पर होगा अर्धकथा, अपनी खबर, क्यों भूलूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, उसके बाद आज के अतीत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आत्मकथा की दृष्टि से अनुक्रम के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें से काव्य कृतियाँ दी गई हैं जिसका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो काव्य कृतियों के लिए यहाँ पर सही अनुक्रम हो जाता है प्रिय प्रवास, साकेत और उसके बाद जो आएगी वो यहाँ पर हो जाती है कामायनी और फिर लोकायतन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। तो काव्य प्रवृत्तियाँ दी गई हैं जिसका सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है सबसे पहले अलंकारिता आती है और उसके बाद जो इसमें से आएगी वो हो जाती है इतिवृत्तात्मकता और शोषण का विरोध, फिर क्षणवाद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है काव्य प्रवृत्तियों के सही अनुक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आएगा, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना के लिए जो है सही अनुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान आएंगे, धर्मवीर भारती, नंद दुलारे वाजपेयी और उसके बाद नामवर सिंह। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे आता है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। तो कौन सा अनुक्रम यहाँ पर संगत है वो आपको बताना है, जिसका आंसर यहाँ पर हो जाता है जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और धातुसेन और उसके बाद जो है
प्रसादांत। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से आता है 36 नंबर पर, कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें से कौन सा युग्म संगत है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, वैराग्य संदीपनी का हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास। डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर है, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, उनके आचार्य दिए गए हैं, इनको आपको मेल करना है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ए का जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उत्पत्तिवाद में आएंगे यहाँ पर करेक्ट भट्टलोटल, और उसके बाद अनुमतिवाद में यहाँ पर कौन से आते हैं? तो ये हो जाते हैं संकुक, और उसके बाद अभिव्यक्तिवाद में जो आएंगे यहाँ पर वो हो जाते हैं अभिनवगुप्त। इसके बाद भुक्तिवाद में जो आएंगे वो हो जाते हैं भट्टनायक। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो इसमें आपको रचनाएं दी गई हैं और उसके बाद उन्हें सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले है खुमान रासो। खुमान रासो की कौन सी रचना है यहाँ पर? तो वो हो जाती है दलपत विजय। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ए के लिए, ये इससे मैच करेगा। देन परमाल रासो जो है, इनकी क्या रचना है यहाँ पर? तो वो हो जाती है जगनिक। और बीसल देव रासो जो है यहाँ पर, उनकी रचना हो जाती है नरपति सिंह। और उसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचना इसमें से हो जाती है चंद्रबरदाई। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सम्मिलित ही करना है, सुमेलित करना है। तो राज्यश्री जो है किसके लिए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर? राज्यश्री का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्वदेश दीपक का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यश्री का जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से सेकेंड यम गाथा का, वो हो जाता है दूधनाथ सिंह। राम की लड़ाई जो है करेक्ट हो जाता है लक्ष्मी नारायण लाल से। साच कहूँ तो करेक्ट आंसर हो जाता है प्रभाकर श्रोत्रिय से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसके लिए जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे हम। 40 पे जो है पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका सुमेलित किया जाएगा वो हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर बरसों मोरे नयनन में नंदलाल, जो है करेक्ट मैच खाएगा यहाँ पर मीराबाई से। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रभु जी मोरे नवगुण चित ना धरो, ये जो है करेक्ट मैच खाता है यहाँ पर सूरदास से। इसके बाद अब लो नसानी अब ना न सोहो, सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर मैच खाएगा तुलसीदास से। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मैच खाता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये करेक्ट मैच खाता है कबीरदास से। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन यहाँ पर ध्वनियाँ दी गई हैं और इधर जो है वर्ग दिए गए हैं, तो इसमें से आपको मैच करना है। स्वर ध्वनि यहाँ पर किससे मैच खाती है? तो स्वर ध्वनि यहाँ पर मैच खा जाएगी, ये मैच खाएगी यहाँ पर स्वर ध्वनि फोर्थ ऑप्शन से, जिसमें आपके स्वर दिए गए हैं यहाँ पर। तालव्य ध्वनियाँ जो हैं वो मैच खाती हैं यहाँ पर चा वर्ग से, चा छा जा झा। अल्प प्राण जो होते हैं वो मैच खाएंगे यहाँ पर का ता पा और टा से। और इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है घोष ध्वनि, जो कि मैच खाएगी यहाँ पर घा झा धा और भा से। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी सुमेलित करना है, जिसमें आपको सुमेलित करने पर फर्स्ट का जो आंसर मिलेगा वो हो जाता है क्रोचे का यहाँ पर अभिव्यंजन नावाद। तो यहाँ पर
और फिर यहाँ पर जो बी ऑप्शन है IA रिचार्ड्स, वो मैच खाता है यहाँ पर संप्रेषण सिद्धांत से। इसके बाद कॉलरिज यहाँ पर मैच खाता है कल्पना से। देन इलियट जो है यहाँ पर मैच खाता है, वो हो जाता है निवैक्तिकता का सिद्धांत से। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो 43 क्वेश्चन में आपको उदाहरण दिए गए हैं रचना और रचनाकार के संबंध में, जिसमें से आपको मैच करना है। फर्स्ट यहाँ पर है संत हृदय नवनीत समाना, इसमें से ये मैच करेगा यहाँ पर तुलसीदास से। और इसके बाद बी है यहाँ पर कोहरी नालनी तू गुमलानी, ये मैच खाता है यहाँ पर कबीर से। इसके बाद अमीय हलाहल मद भरे, ये मैच खाता है यहाँ पर रसनील से। फिर मेरी भवबाधा हरो, ये जो है मैच खा जाएगा यहाँ पर बिहारी से। तो इस तरह से मैच करके ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे आता है इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको बोलियाँ दी गई हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा यहाँ पर अलीगढ़ में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर ब्रज भाषा से मैच खाता हुआ। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है छपरा में। उसके बाद मैथिली कहाँ पर बोली जाती है? तो मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। और अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी यहाँ पर सुल्तानपुर में बोली जाती है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर पे आता है इन आचार्यों को उनकी कृतियों से सुमेलित करना है यहाँ पर, जिसमें से आचार्य पहले यहाँ पर आ जाते हैं चिंतामणि जो मैच खाते हैं यहाँ पर, वो चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है कवि कुल कल्पतरु। देन मतीराम है, मतीराम के द्वारा जो है यहाँ पर लिखा गया है ललित ललाम। उसके बाद नेक्स्ट है केशव के द्वारा लिखा गया है नखसेक वर्णन। उसके बाद भिखारी दास है, भिखारी दास जी के द्वारा काव्य निर्माण लिखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पैराग्राफ से है, आपको पैरा पढ़कर ही उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले पैरा रीड करिएगा केयरफुली। कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें जो है हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतस्थ हृदय स्पंदन अधिक गंभीर और परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृता तथा प्रबल तथा परिपूर्ण रहता है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव जगत से जो है कला करती है। वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न हैं। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उनके संगीत को अपनी उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ाने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विषादकाश ना मिलता हो, तो वह पिंजरबंद कीर की तरह छंद के स्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उस उड़ने की चेष्टा में छटपटा कर गिर पड़ता हो, तो उस पर भाषा के छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या। प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों के सहायता से और भी ऊंची उड़ती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इन गिनतों से द्रप्त तथा प्रभावित होकर ही उनकी उन्मुक्ति से अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो ये पैराग्राफ हिंदी से ही रिलेटेड है, यहाँ पर छंद की जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है वर्ड्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, कविता का राग छंद से द्रप्त होता है, ये यहाँ पर किससे रिलेटेड है? तो ये जो कथन है यहाँ पर वो रिलेटेड हो जाता है इनमें से
या कथन यहाँ पर सही है क्योंकि ये इस कविता में खुद दिया गया है। देन 47 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कविता में छंदों का स्वाभाविक बंधन होता है। ये यहाँ पर राइट है या रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो ये उसका जो है निषेध करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग और कल्पना से क्या संबंध है? राग और कल्पना में अगर हम संबंध देखें तो ये परस्पर भिन्न होते हैं, अभिन्न होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, छंद के इंगित से कविता का राग, छंद के इंगित होने से कविता में जो है अनंत की ओर अग्रसर जो है कविता हो जाती है। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे आता है, भाषा का संगीत उसका उपकारक है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाता है छंद का। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है दिसंबर 2005 का। थैंक यू एवरीवन।